स्वागत आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज स्टार्ट होगा तुम्हारा नया चैप्टर नंबर 4। अब तक जो है हम 3 चैप्टर को कवर अप कर चुके हैं और लास्ट जो चैप्टर मैंने कराया तुम लोगों को वो था तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट वाला, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो मैं तुम्हें कवर अप करा दिया था और उसके मैं तुम्हें 20 जो है ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। अगर तुम्हें और न्यूमेरिकल चाहिए या एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता देना, तो तुम्हारे लिए वो अपलोड जरूर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें और नीडेड है बाकी खुद करके देखना, खुद से आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, जिससे कि तुम्हें आगे की जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हम करा सके। ठीक है, एक मिनट। तो अभी चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो बनते कैसे हैं, आखिरकार मॉलिक्यूल जो है वो आखिरकार बनते कैसे हैं। चैप्टर ना काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर एक बार तुमने अच्छे से क्लियर कर लिया ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तुम्हारी मुट्ठी में आ जाती है। एक तो चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर नंबर 4, ये तुम्हारे दो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जितने न्यूमेरिकल तुमसे से बन सकते हैं, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसमें क्वेश्चन आते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन जितने तुमने अच्छे से कर लोगे, जितने ज्यादा तुम कर लोगे उतना ही ये चैप्टर उतने बेस्ट हो चले जाएंगे तुम्हारे। और जितना ये बेस्ट होगा उतनी तुम्हारी ऑर्गेनिक जबरदस्त होती चली जाएगी, ध्यान रखना। तो आगे जब तुम्हारी मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कराऊंगा तो ध्यान रखना बेटा, जो मैं तुमसे फिर बोल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे से कर लेना। और इनमें अगर तुम्हें कोई भी डाउट लगे, कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। इसमें कुछ भी छूट ना जाए, बस तुमसे ध्यान रख लेना, ठीक है। कुछ भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक जाओ तुम्हारा रह ना जाए, इसलिए ये जो चैप्टर है इनको बहुत ज्यादा अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। और चैप्टर ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग भी है, समझने बहुत अच्छा भी लगता है और कोई हार्ड भी नहीं है और इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इनसे न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते ही आते हैं। वो 4 वर्ड में देख लो, मतलब जो स्कूल वाला जो सिलेबस है उसमें देख लो, यहाँ पे तुम नीट वगैरह का जो भी एग्जाम देते हो, नीट का या जेईई का तुम एग्जाम देते हो तो उसमें ये चैप्टर आना जरूर कंपलसरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी है। इसमें हम काफी थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे अदर चैप्टर की कंपेयरिंग में, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो देखेंगे अच्छे से, स्लो आराम से। तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मॉलिक्यूल का। तो अभी यहाँ के आगे देखो जो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मतलब बनते कैसे हैं। तो तुम्हें जैसे पढ़ा होगा तुम लोगों ने हाई स्कूल में, तुम देखा होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो आखिरकार एटम आपस में मिल क्यों रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है कि मॉलिक्यूल बनाए, और अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो आखिरकार बना कैसे, इसमें कौन सी बॉन्डिंग बनी, और जो अलग अलग टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सबके अंदर क्या बॉन्डिंग एक जैसी होती है या फिर डिफरेंट होती है। तो ये चीज भी हमें देखो आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम बहुत कुछ देखने वाले हैं कि आखिरकार मॉलिक्यूल बनता कैसे है, क्यों रिएक्शन कर रहा है और कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री वगैरह क्या होती है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर सीखने के लिए और जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो वेलकम है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल जो है उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग किस टाइप की होती है वो यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे उसको। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल हम लोग जैसे देख रहे हैं, जैसे कि NaCl है या CaCO3 है या आयोडीन के क्रिस्टल जो होते हैं या एल्युमिनियम के जो वायर्स हैं वो। तो अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ तुमने चौक देखा होगा जो बोर्ड पे लिखते हैं ना, वही वाला चौक है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और NaCl पाउडर है जो कि जिस सबके साथ कौन है आपस में, देखो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। और आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं, ये भी I2 बनता है, सिंगल आई नहीं रहता है, I2 वगैरह बनते हैं, तो उनका क्रिस्टल बनते हैं। तो ऐसे एल्युमिनियम का वायर्स है, ठीक है। तो अकेला एल्युमिनियम तो इसमें होते नहीं, इसमें और भी चीजें मिक्स होती हैं, इसलिए इसमें बॉन्डिंग होती है। अब एल्युमिनियम का वायर है तो ऐसी बात है कि बेशक एटम्स है इनके अंदर, एलिमेंट है ये, बेशक एलिमेंट है, लेकिन इनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं द सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन और एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो जितने भी जो कंपाउंड है जो बन रहे हैं ये इनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो एटम्स का हो या फिर मॉलिक्यूल्स का हो या फिर वो आयंस का हो, लेकिन इनके अंदर कॉम्बिनेशन तो होता ही है। जब तक कॉम्बिनेशन इनके अंदर नहीं बनेगा तब तक मॉलिक्यूल तो बन ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो मैनी वाई, अब ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो, वाई डू सम एटम्स कंबाइंड वाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट। तो यानी कि जो एलिमेंट जो एटम्स हैं ये दूसरे से रिएक्शन क्या क्यों रहा है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई इसको,
समझ रहे हो, जो एटम्स हैं आपस में रिएक्शन कर रहे हैं या किसी अदर से भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों ऐसा हो क्यों रहा है वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स द एग्जिस्ट बिटवीन कॉम्बिनेशन एटम्स। तो यानी कि जो एटम्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है उनके बीच में जो फोर्स हैं वो कौन कौन टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के वहां पे होते हैं, जो फोर्सेस हैं वो बताने हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसमें ये अपने पास, व्हाई डज डेफिनेट नंबर ऑफ वेरियस आइटम्स कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। अब ये भी तुम लोगों को बताना यहाँ पे, मतलब सोचना बताऊंगा तो खैर यहाँ पे आगे चैप्टर में हम लोग सीखना ही है। तो मतलब ये है कि ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मिलने वाले हैं, आखिर इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों है वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो व्हाई डज डेफिनेट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स कंस्टिट्यूट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो नंबर है, किसके डेफिनेट नंबर है, वो ऐसा क्यों है, डेफिनेट नंबर ही क्यों होते हैं। जैसे कि मानो अभी O2 ऑक्सीजन है, तो उसके अंदर O2 यानी कि 2 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है, वो बताना है। अब O3 भी होता है, लेकिन O3 के अलावा ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसके अंदर 3 एटम्स मिलते हो, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होते हो। तो आखिरकार ये डेफिनेट क्यों है वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई इट इजी फॉर सम एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट हार्डर फॉर अनदर। तो यानी कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज भी कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए बहुत हार्ड होता है जो लूज ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है, समझ रहे हो, कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज कर देता है, और कोई एटम्स जो है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहते, और कुछ तो करते ही ना बिल्कुल भी। तो उनके आंसर समय मिलने वाले हैं, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो इनके नोट्स बनाते जाना, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका अच्छे से, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। तो इनका नोट प्रॉपर बनाते जाना, ठीक है। नोट्स बनाओगे तभी बहुत अच्छे समझ में आ सकता है, बहुत ढंग से, क्योंकि बाद में रिवाइज भी तो करना होता है, तो बाद में रिवीजन करने के लिए फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए चलो अभी आगे चलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो है, आखिरकार केमिकल बॉन्ड जो बन क्यों रहे हैं। तो एक बात समझो कि जाहिर सी बात है कि 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स जो हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। वो अट्रैक्शन फोर्स जब लग रहा है ना, वहां पे हाँ बॉन्ड जनरेट होता है। वो बॉन्ड किस टाइप का कैसे बनता है वो बात की बात है। तो यानी कि बॉन्ड का मतलब क्या है कि 2 एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स, वो क्यों जनरेट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो फोर्स है अट्रैक्शन वाला, उसी को हम यहाँ पे बॉन्ड नाम देते हैं। तो देखो, द अट्रैक्टिव force which hold various constituent atoms ion and etc together in different chemical species। समझ में आ गई। तो जो अलग अलग केमिकल स्पीसीज हैं, जो भी अलग अलग तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो उनको बांध के रखता है, होल्ड करके रखता है, उन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को जाने नहीं देता, उनको होल्ड करके रखता है। वो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, उसे बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म इन अ order the reduce the energy of the chemical species involved in bonding, thereby increasing their stability। तो यानी कि जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं ना, तो उनके अंदर एनर्जी जो है उसका रिड्यूस होता है, और इनके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कोई 2 एटम्स हैं, अगर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद में जो बॉन्ड बना उसमें होता क्या है, उसमें होता ही है कि वहां से एनर्जी तो लूज हो जाती है, एनर्जी वहां से रिड्यूस हो जाएगी, और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ध्यान रखना। तो जब बॉन्ड बनना है इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहां से एनर्जी रिलीज होगी और उनकी स्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी वहां पे, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व तुम लोग देख रहे हो अच्छे से, देखो ये कर्व है, और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी किलो जूल पर मोल में यहाँ पे, ठीक है। जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, देख रही है, ऑब्जर्व बॉन्ड डिस्टेंस इन H2। तो अगर इसके अंदर तुम बॉन्ड देखो एक बार ध्यान से, तो देखो एनर्जी जो है इसकी बहुत हायर थी, लूज हो गई होते होते यहाँ तक आ गई। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी, 74, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना पिकोमीटर में होती है। 74 इसकी एनर्जी एकदम लूज हो गई यहाँ तक, तो बॉन्ड एकदम पास में आ जाएंगे, बहुत क्लोजली आ जाएंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। अब ऐसे यहाँ देखो, तो थोड़ी सी एनर्जी जो है बढ़ गई, तो एनर्जी देखो, एनर्जी अगर बढ़ गई तो डिस्टेंस भी जो कितनी हो गई यहाँ पे 150 हो, तो 150 यानी कि 150 हो गई यहाँ पे।
अब देखो बीच में और गैप बढ़ गया तो यानी कि एनर्जी कितनी होगी थी 300। तो एनर्जी अगर बढ़ेगी, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी स्टेबिलिटी जो कम हो चली जाएगी, उनके बीच में जो बॉन्ड है, जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो एट 74 पिकोमीटर टू हाइड्रोजन एटम्स हैव टुगेदर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझ लो यहाँ पे क्या है, बहुत मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, हेंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बहुत हायर हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है। तो इसका सिंपल सी एक ही बात है कि जिसके अंदर एनर्जी जितनी ज्यादा कम हो जाएगी बॉन्ड बनते टाइम पे, मॉलिक्यूल बनते टाइम पे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हायर भी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। चलो अब देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं वो देखते हैं फिलहाल। देखो तो केमिकल बॉन्ड जो है, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है कब बनेगा, देखो अब आयनिक बॉन्ड का मतलब यहाँ पे जो है कि जब दो कोई आयंस होंगे उनके बीच में बॉन्ड बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जब होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, से बोलते हैं हम क्या, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, पॉजिटिव वाला हुआ, एक नेगेटिव वाला, दो आयंस होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड ये देखो टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे तब वहां में बनेगा। लेकिन देखो अब जाहिर सी बात है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो उनकी नेगेटिविटी में कुछ तो डिफरेंस होगा, एक कम होगा एक ज्यादा होगा। ठीक है, उनके बीच में शेयरिंग बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, मेटेलिक बॉन्ड यानी कि जब दो मेटल के एटम्स होंगे, देखो टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, मेटल्स मेटल्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, उसे बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, आगे डिटेल देखेंगे, अभी फिलहाल इनको देख लो। तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं तुम्हारे पास में, एक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एक मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, जो कोवेलेंट है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग होता है, वो बाद की बात है, बताऊंगा उसको भी मैं, लेकिन आगे आएगा वो। अब देखो तो हाउ आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड, तो आयनिक बॉन्ड आखिरकार बनते कैसे हैं, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आइंस। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो आइंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ लो। तो जो कूलॉम्स लॉ ने बताया, कूलॉम्स लॉ में बताया जाता है तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आइंस। ठीक है, अब देखो यहाँ टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्फिगरेशन, तो यानी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको वो मतलब बना लेता है अपना, उसको अटेंड कर लेता है। तो टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब कैसे करेगा देखो, तो एलिमेंट्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर बैलेंस सेल। अब मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या गेन कर ले। जब लूज कर लिया या गेन कर लिया तो अब लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और किसी ने अगर दूसरे एटम ने वो गेन कर लिया तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव आ गए तो दोनों के बीच में फोर्स लगे, कौन सा, अट्रैक्शन, वहां पे बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी एक Na और एक Cl है, तो Na जो है वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज कर देगा वहां से, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बचा कौन तुम्हारे पास, Cl। अब Cl जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो गेन कर लेगा, तो उसका बन गया नेगेटिव। तो सोडियम के पास बना पॉजिटिव और Cl के पास बना नेगेटिव। ठीक है, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव। तो क्या थे कि जो आयनिक बॉन्ड बनना कैसे बनता है, अब जैसे मान लो हमने NaCl एग्जांपल लिया मैंने अभी, तो जैसे Na एक मेटल है, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो गया तो Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बचा तुम्हारे पास कौन, Cl होता है नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम के पास पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, दोनों हो गए आयंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, कूलॉम से, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स वहां पे लगेगा, इसे बोलते हैं कूलॉम्स फोर्स। तो जब आपस में लगेगा इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, भी हम इसको बोलते हैं। तो बन गया ना बॉन्ड, तो जो बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे इनका आयनिक बॉन्ड। क्लियर, चलो आगे लिखते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि कोई भी जो तुम्हारे पास एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को चाहे तो गेन कर ले चाहे लॉस कर दे,
लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यहाँ पे अटेंड कर लेगा वो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो देखो एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द आयनिक बॉन्ड शुड पॉसेस, तो अभी बताया तुम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व अच्छे से होता है, एक गेन कर रहा होगा एक लॉस कर रहा होगा। देखो कैसे, द एलिमेंट लॉसिंग इलेक्ट्रॉन शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। सेकंड बात, द एलिमेंट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन शुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, सिंपल। देन उसके बाद क्या होगा, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ टू एलिमेंट्स, तो इनके बीच में क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिसकी कम होगी वो लॉस कर देता है, सिंपल। अब क्या है, हाई लैटिस एंथैल्पी होगी यहाँ पे। हाई लैटिस एंथैल्पी मतलब जो लैटिस को बनाएगा, लैटिस मतलब क्या है, जाल, समझ लो, जैसे क्यूब होता है ना, क्यूब, तो क्यूब के अंदर जैसे हम कंचे भरते हैं लगातार, मतलब भर देंगे तो अपना ऑटोमेटिक वो अरेंज हो जाते हैं, तो जैसे उसका अरेंजमेंट है ना उसे बोलते हैं क्या, लैटिसिक एक जाल बनना होता है, उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये जो वर्ड है वो भी आगे तुम पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें आयनिक बॉन्ड का सिंपल समझ में आ गया कि जिसकी गेन एंथैल्पी यानी कि आयनेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसने गेन किया उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और दोनों के दोनों आपस में फिर हो जाएंगे कंबाइंड। जब कंबाइंड होंगे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड बनने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे बोलेंगे हम आयनिक मॉलिक्यूल। क्लियर? चलो एग्जांपल मैंने बता दिया तभी यानी Cl का, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर अभी भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, बस सिंपल सी बात है। ओके, अभी चलते फिर आगे। अब यहाँ पे आते हैं कौन, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताया था मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग होता है, हमें देखेंगे होता तो क्या कोवेलेंट जैसा ही है, लेकिन जैसा होता है एग्जैक्ट नहीं होता है, समझते हैं। अब यहाँ देखो, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये कब होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब। अच्छा, कोऑर्डिनेट वाला कब बनता है, देखो, अ बॉन्ड विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ, समझ रहे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम वन एटम एंड नन फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, चाहे एक की हो, दो की, तीन की, चाहे कितने की भी हो, बट इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी को डोनेट कर दिया जाएगा, वो उसमें शेयरिंग नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लेगा, वो डायरेक्ट दे देगा अपना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और उनका ऑक्टेट पूरा हो चुका होगा उनका, वो किसी और को इलेक्ट्रॉन का पेयर देंगे, जब वहां पे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आप समझते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास एक H2 है, अब H2 मतलब एक हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये वाली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। इन दोनों ने कर लिया आपस में शेयरिंग, तो इसके ऊपर हो गए दो, इसने भी शेयरिंग कर ली, इसके ऊपर भी हो गए दो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इनकी एनर्जी हो जाएगी डाउन, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन दोनों पे अब दो दो हो चुके हैं, समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलेंगे हम शेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसे, तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ तीन बॉन्ड बने हैं, समझना, एक ये रहा, एक ये रहा और एक यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखने लायक ये है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा दो बॉन्ड बनाता है। कितने बनाएगा, दो बॉन्ड। तो उसने दो बॉन्ड बना दिए, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। अब तीसरा वाला कहां से बनाएगा वो, ऑक्सीजन तो बॉन्ड दो बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन की लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 6, क्योंकि इसका नंबर होता है कितना 8, तो 2,6 जब इसका कन्फिगरेशन करोगे तब तो 6 आ गया। ऑक्टेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ से उसमें होगी। अब इसके बाद बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए फालतू, ठीक है। एक शेयरिंग कर ली, 6 थे, 4 बच गए, उसने एक पेयर जो है उसको हाइड्रोजन को दे दिया। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, इसके ऊपर हो गया एक कम,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, अब ये किसी और से रिएक्शन करेगा, समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है जिसमें जो एरो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोई भी एरो नहीं आएगा, इसे बोलते हैं हम शेयरिंग बॉन्ड। बात समझ में आई? नहीं आई? आई कि नहीं आई? चलो आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताऊँ इसका, फिर मैं 1 मिनट जस्ट वेट। हो गया। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताऊँ इसका, है फिर समझना और अच्छे से। जैसे अभी अपने पास मानो कि CO2 और ये CO बनाई तुम अभी सी, ये मैंने बना दिया इसका CO। थोड़ा छोटा कर लूँगा, इसको कर देता हूँ फिलहाल मेरा। अब देखते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे मैंने बनाया कौन, CO, C और O। अब यहाँ पे कार्बन तुम्हारे पास, तो कार्बन के लास्ट में होते हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसके हो गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये। क्लियर? चलो अभी चारों को एक साथ बना देता हूँ। एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर? अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में उतने कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ऑक्सीजन बनाता है कितने, 8 बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से करने हैं, उसका अपना ऑक्टेट पूरा करना है उससे। तो ऑक्सीजन ने क्या करा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर ली, जब हो गए इसके 8 पूरे। अब ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कार्बन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ये उसने शेयरिंग कर ली। अब शेयरिंग करने का फायदा होगा कि ऑक्सीजन के तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 तो हुए नहीं ना, तो क्या करेंगे फिर। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, वो इसको डोनेट कर देगा कार्बन को। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे वो हमेशा एरो लगा के दिखाई जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर? तो इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये होता है इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका आगे। अब आई यहाँ पे कौन, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कौन है वो भी देख लेते। तो मेटेलिक बॉन्ड का मतलब जो मेटल के बीच में बनेंगे, मतलब ये है कि कोई मेटल के एटम्स है तुम्हारे पास, और एक मतलब मेटल तुमने ले लिया पूरा, लोहे का पीस ले लिया तुमने एक, ठीक है, आयरन का पीस है तुम्हारे पास, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो लोहे के ही दोनों जाएंगे, तो मेटल है वो, उनके बीच में जो बॉन्ड बनने होंगे उन्हें बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? इसी वजह से तो वो मेटल बना एटम सारे बखेरे जाते हैं, बिना अट्रैक्शन फोर्स के वो आपस में टाइट बंधे कैसे होंगे फिर। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मेटल कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मेटल कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गोल्ड है, कॉपर के जो नमक जहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो जो मेटल है इनके बीच में आखिरकार बॉन्ड है, तो वो है कैसे, तो इनके बीच जो बॉन्ड है क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। देखो तो अब यहाँ पे क्या देखो, कर्नल मतलब क्या है कि न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन है, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, इसे बोलते हैं कर्नल। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दो सेलों के बीच में जो जगह है, बीच वाली जगह, उसे बोलते हैं हम कर्नल, ठीक है।
देखो, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी, अब लैटिस एनर्जी कौन है, तो अभी तुम्हें फिलहाल भी समझ में आ गया होगा, वैसे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जो दो एटम्स हैं मेटल के, उनके बीच में तो बॉन्ड से बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, सिंपल। अब देखो लैटिस एनर्जी क्या चीज है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट वन मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। मतलब ये है कि इसका एक मोल, तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, उसको हीट करके उसे गैस में इवेपोरेट करना के लिए जो एनर्जी तुम्हें चाहिएगी, जो रिक्वायरमेंट है, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, लैटिस एनर्जी, ठीक है। सॉलिड जो है उनके अंदर एक लैटिस होता है, मतलब झाल होता है, उस जाल को तोड़ने के लिए, कंप्लीट जाल को तोड़ने के लिए, वो सॉलिड से गैस में बदलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, उसे बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ गई। जैसे कि NaCl, जो लैटिस एनर्जी है, जो लैटिस एनर्जी है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि चार्ज इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो चार्ज यानी डिसाइडिंग फैक्टर। अब यहाँ पे क्या चीज देखो, तो आयनिक कंपाउंड जो है यानी कि Li और MgO, लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। आर तुम लोग समझ ही गए, जेड यहाँ तुम्हें बताइए, और Li मतलब तुम्हें बताइए लैटिस एनर्जी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर है, जो नॉर्मल है, तो उसकी रेडियस कितनी है, 2.01 एंगस्ट्रॉन में, और यहाँ 2.10 एंगस्ट्रॉन में। अब यहाँ जेड देखो एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है ना वही, तो यहाँ इसका 1 है, तो इसका अगर 4 है, तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ की लेटेस्ट एनर्जी जो है 1004 किलो जूल पर मोल होगी, और यहाँ पे 3933 किलो जूल पर मोल होगी MgO के लिए, ठीक है। LiF के लिए इतनी होती है और MgO के लिए इतनी होती है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ऑर्डर लेटेस्ट एनर्जी, अब ऑर्डर देखना है हमें कॉलम्स के अंदर, ठीक है। तो देखो पोटेशियम जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो Ki बनाएगा, Br के साथ करेगा तो KBr बन जाएगा, और Cl के साथ करेगा तो KCl, और F के साथ करेगा तो KF हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ लेटेस्ट एनर्जी जो सबसे ज्यादा किसकी होती है, होती है KF की, उससे कम थोड़ी सी KCl की, उससे भी कम KBr की, और उससे भी कम I की। तो यानी कि जिसका जो साइज है वो जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि अगर छोटे एटम्स हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी फिर ज्यादा ही रहेगी वहां पे। क्लियर होगी बात। चलो अब ऐसे यहाँ पे देखो, तो अगर ऑक्सीजन एकदम फिक्स है तो अब यहाँ से देखो, तो BE का साइज छोटा होता है और इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा। तो यहाँ पे देखो इफेक्ट वही चीज है, एक ही चीज है। और ऐसे यहाँ पे देखो, देख रहा, तो चार्ज पे डिपेंड करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ प्रॉपर्टी की ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं इसको। तो देखो एक तो सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, तो यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि वाटर कौन है, पोलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, एक अच्छा सॉल्वेंट है, ध्यान रखना, उसके अंदर ये अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, किनके, आयनिक कंपाउंड के। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब ये मेल्ट होगा, जब गलेगा, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब ये उबलेगा, बॉइल होगा, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे होगा, इनके जो टेम्परेचर बहुत हायर होते हैं, मतलब ना तो ये हाल फिलहाल गलने वाले हैं, पिघलने वाले हैं, ना ये उबलने वाले हैं, इनको हीट करते चले जाओ। और थर्ड पॉइंट क्या था, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। अब एक्वस यानी कि एक तो ये मान लो कि तुमने पानी में डाल दिया है तो उनकी एक्वस स्टेट बन चुकी है, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास कर सकते हैं। या जो मोल्टन मतलब कि तुमने सिर्फ पिघला दिया है, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, ये पिघल गया, तो मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आ चुके हैं, वाटर नहीं है इसके अंदर, तुमने मेल्ट कर दिया बहुत ज्यादा, तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। और चौथा यहाँ एग्जिबिट आइसोफॉस्फीन, सॉरी आइसोफॉस्फीन कह रहा हूँ यार मैं, आइसोमॉर्फिन एंड पॉलीमॉर्फिन जो है, ठीक है, तो एग्जिबिट उसमें एग्जिबिट करते हैं यहाँ पे। अच्छा अब इसके बाद क्या है, फॉर्म क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। तो ये हमेशा कैसे मिलेंगे, तुम्हें सॉलिड स्टेट में मिलेंगे ज्यादातर। और छठी बात क्या है इसकी, ये हाईली पोलर होते हैं, इनके ऊपर बहुत पोलरिटी इसके अंदर होती है, ये हायर पोलर होते हैं। नोट करते जाना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लो इनके, जरूरी है बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ के तुम्हें बहुत काम भी देंगे।
अब ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना काफी तुम्हारे लिए। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करता करें इसी और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो, फिलहाल के लिए बताता चाहूँगा, बाय बाय।